हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। उसके साथ साथ सारे के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जैसा पैटर्न है, उसी के हिसाब से सारे के सारे कोर्स डिजाइन किए गए ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सके। उसके साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब एक बार अगर आप नवीन वन कोड यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं सबके कोर्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होगी। जितना चाहे उतना देखो, लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, हर तरीके से आपको फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की और जो पेड क्लासेस है वो सारी की सारी हमारी लर्निंग ऐप पे ही होती है। एंड्रॉयड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, unacademy_नवीन तंवर। और अनअकैडमी पे अगर आप मेरे कोर्सेज देखना चाहते हो तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू कीजिए। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस आईआरओ, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी समरीज, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशंस और आंसर राइटिंग कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। सबसे पहले बात करते हैं प्लस पे। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर 72,000 और 3 ईयर है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास आइकॉनिक। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है? पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर्स है आपके लिए और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। हर स्टेप पे आपको गाइड किया जाएगा, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किसको कब कितने दिनों में कैसे टारगेट करना है, वो सब आपको आइकॉनिक में मिलेगा। ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शन है आपके पास। 1 ईयर फी है 69,500, 2 ईयर है 1,07,000 और 3 ईयर है 1,41,000। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं। उसके साथ ही आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं अनअकैडमी पे। 1 मंथ से लेके ये 3 ईयर तक का आपके पास ऑप्शन है। 1 मंथ जो 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर की फीस है 40,000 और 3 ईयर की फीस है 50,000। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं। उसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, अनअकैडमी ने अनअकैडमी कॉम्बैट की शुरुआत की है, जिसमें महीने में 2 बार आपका अनअकैडमी सीएससी बैटल का आयोजन किया जाएगा। तो इस महीने आप 6 दिसंबर को और 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे आप इस बैटल में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी आपको। इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट्स होंगे आपके, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग होगी। फोर्टनाइटली कंटेस्ट है, मतलब एक संडे को छोड़ के दूसरे संडे को ये हुआ करेगा। आपको क्या क्या इसमें, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है? आप एप्पल मैक एयरबुक फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगी, एप्पल आईपैड मिनी सेकंड विनर को और एप्पल एयरपोर्ट्स थर्ड विनर को। और उसके बाद टॉप 100 रैंकर्स को ₹1000 के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको अपनी तैयारी को इवेलुएट करने का मौका मिलेगा। तो हर महीने 2 बार ये कॉम्बैट होगा। हर महीने में 2 बार आप इस तरह के अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अनअकैडमी प्राइजेस देगा। तो कुल मिला के अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए
और मेंटरशिप चाहिए नवीन सर की, तो नवीन 1 कोड को आप यूज करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी मेंटरशिप मिलेगी। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्स नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि को देख सकते हैं। वापस से आते हैं अपने डेली करंट अफेयर सेशन पे, जिसमें हम डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज होगा और टॉपिक ऑफ द डे होगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा ऐसा टॉपिक नहीं आता कि जिसपे टॉपिक ऑफ द डे का टॉपिक बनाया जा सके। कई बार हल्के हल्के टॉपिक होते हैं, तो उनको वैसे ही मैं न्यूज़ में कवर कर लेता हूँ। तो टॉपिक ऑफ द डे हो सकता है हफ्ते में 1-2 दिन ना भी आए, और कभी कभी हो सकता है हम 2-2 टॉपिक ऑफ द डे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे आप बिल्कुल परेशान ना होना। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखो, पहला जो ये खबर है आज के द हिंदू की खबर है, द हिंदू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ काम आएगी आपको। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में काम आएगी आपको, जहां आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। दरअसल ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020, मतलब ये है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र रिपोर्ट 2020। एक संस्थान है जिसका नाम है वी डैम इंस्टीट्यूट, वो इसको जारी करता है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर के लोकतंत्र की इसमें तुलना की गई है, और ये बताया गया कि किस देश में लोकतंत्र का स्तर कैसा है, और इसमें इंडिया को भी कवर किया गया। इसके क्या क्राइटेरिया है, किन आधारों पर ये दुनिया के लोकतंत्र की तुलना करता है, भारत के लोकतंत्र के बारे में इस रिपोर्ट का क्या कहना है। ये बहुत ही शानदार, आपके लिए ये मेंस में काम आने वाली रिपोर्ट है स्टूडेंट। जीएस पेपर 2 में ये डायरेक्टली जाएगी, और अगर स्कोप बनता है तो इसको आप जीएस पेपर 4 में भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। अगर एथिक्स के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डेमोक्रेसी के ऊपर या लोकतंत्र के ऊपर कोई केस स्टडी में, या आपका कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, या इवन अगर आपका इंटरव्यू में ये टॉपिक आ जाता है कि लोकतंत्र के ऐसे क्या आधार हो जिसपे ये देखा जाए कि दुनिया का कौन सा देश कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को और क्या करना होगा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तो वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020। तो वी डैम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछले एक दशक, मतलब 10 सालों में भारत में चिंताजनक स्तर पर लोकतंत्र में गिरावट दर्ज हुई है। मतलब भारतीय लोकतंत्र में पिछले 10 सालों में, यानी कि 2009 से लेके 2019 की बात कर रही है रिपोर्ट, कहती है भारतीय लोकतंत्र में काफी इसके लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट दर्ज हुई, और पिछले एक दशक में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट वाला भारत विश्व का 6ठा देश है। मतलब अगर दुनिया के कंट्रीज के अंदर ये देखा जाए कि कहाँ पे डेमोक्रेसी डिक्लाइन हुई है, उसका स्तर गिरा है, तो 6ठे नंबर की कंट्री है इंडिया, जिसका लोकतंत्र के मूल्यों का गिरावट हुआ है। देखो, लोकतंत्र के मूल्य है क्या, वही स्वतंत्रता, समानता, न्याय, तो ये सारे वो मूल्य है जिस पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। मोटा मोटा जो आपकी प्रेम्बल के अंदर जो आप जिन सारे मूल्यों को देखते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्य ही है एक तरीके से। फिर क्या कह रही है रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में नागरिक स्वतंत्रताएं और एकेडमिक आजादी का स्तर आपातकाल के समय से भी निम्न स्तर का रहा। मतलब 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे जिस तरह की नागरिक स्वतंत्रताएं और जो एकेडमिक आजादी, मतलब इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आजाद थे, आज पिछले 10 सालों में इंडिया का स्तर आजादी से भी बुरा हुआ है। इस सूचकांक में किन किन चीजों को आधार बनाया गया? चुनाव की गुणवत्ता, मताधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया, सिविल सोसाइटी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण और विधि का शासन। इन सब आधारों पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो अगर आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ जाए, ऐसे में लिखना पड़ जाए कि एक बेहतर लोकतंत्र के आधार क्या होते हैं, तब इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। चुनाव की गुणवत्ता अच्छी हो, मताधिकार हो, अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया, सिविल सोसाइटी,
संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्यकारी पर नियंत्रण और विधि का शासन, ये वो आधार है जिस पे कोई भी लोकतंत्र टिका होता है। फिर क्या बोल रही रिपोर्ट? इस रिपोर्ट ने 1940 से 2019 के बीच में विभिन्न सूचकांकों का स्तर को स्टडी किया। मतलब ये मान के चलो कि 1940 से लेकर 2019 के बीच में ये समय है। और इसने इस किस को स्टडी किया इसके बीच में? इसने पहले स्टडी किया अकादमिक स्वतंत्रता, यानी कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है उनको कितनी स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता का क्या स्तर है, नागरिक स्वतंत्रता। फिर दो और पिलर है, फिर रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। तो ये देखने की कोशिश की है कि 1940 से लेके 2019 के बीच में भारत में इन चार सूचकांकों पे, मतलब इस रिपोर्ट में इन चार सूचकांकों पे ज्यादा फोकस किया गया। किस तरह का स्तर रहा है भारत का, ये देखो। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें किस चीज की बात की गई? स्वतंत्र रूप से अध्यापन, चर्चा, अनुसंधान, प्रकाशन और विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, ये देखा गया। देखो चार सूचकांक, वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए, लेकिन चार मेजर सूचकांक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 के। पहला है अकादमिक स्वतंत्रता का सूचकांक। इसमें यह देखा गया कि क्या टीचर्स पढ़ाने के लिए जिस तरह के विचारों को पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र है, क्या चर्चाएं हो सकती है खुले रूप से, अनुसंधान, पब्लिशिंग, प्रकाशन हो सकता है, और विचारों की अभिव्यक्ति पे क्या किसी तरह का कोई प्रतिबंध है या नहीं। दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक। मतलब इसमें क्या देखा जाएगा कि जो सरकारी एजेंट्स है सरकार के, उनके द्वारा भौतिक हिंसा की जा रही है या नहीं। दूसरा, निजी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। उसके साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का अभाव। देखो निजी स्वतंत्रता का मामला याद हो, मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपको याद हो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो अध्यादेश आया था कि जिसमें उन्होंने बोला था कि धर्मांतरण को लेके जिस तरह का कानून आया, दरअसल वो सारे मुद्दे आपके निजी स्वतंत्रता के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी बोला वो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अगर उस तरह के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र का क्षरण है। याद रखना, इस तरह की चीजों से जोड़ के चलो उन सारी चीजों को। और राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। देखो राजनीति के अंदर आपको विचार मुक्त होना चाहिए। अगर आपको वोल्टेयर का एक कथन याद होगा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं, लेकिन मरते दम तक मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में कि एक राजनीतिक दल अगर जो सत्ता में है उसके विरुद्ध या उसके विरोध में कोई दूसरा राजनीतिक दल, सत्ता या कोई समूह कुछ बोलना चाहता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होने चाहिए। तो ये उसी की बात कर रहा है वो नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक में इन सारी चीजों को शामिल किया गया। दूसरा, तो ये सारी चीजें 1940 से लेकर 2019 तक स्टडी की गई इस रिपोर्ट में, और भारत के अंदर इन सब का स्तर चिंताजनक रूप से गिरा है। फिर है विधि का शासन सूचकांक। ये देखो इसमें देखा गया कि किस सीमा तक आपके कानून पारदर्शी है, स्वतंत्र है, कानूनों का पूर्वानुमान किया जा सकता है, गैर तरफदारी वाले हैं, यानी कि किसी एक खास व्यक्ति को, समूह को, धर्म को, समुदायों को की ओर झुके हुए ना हो उस तरह के कानून, समान रूप से परिवर्तनीय है, सब पे समान रूप से वो लागू हो, सरकारी अधिकारी किस सीमा तक उन कानूनों का अनुपालन करते हैं, ये विधि के शासन के सूचकांक के अंदर शामिल किया वीएम इंस्टीट्यूट ने। तो इसमें देखा भाई कानून तो बना दिए, क्या सरकारी अधिकारी उन कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। फिर अभिव्यक्ति की आजादी का सूचकांक, चौथा सूचकांक है। इसमें क्या देखा उन्होंने कि किस सीमा तक आपकी प्रेस और मीडिया स्वतंत्रता का सम्मान करती है। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों पर और निजी निवास स्थल पे क्या आम आदमी राजनीतिक मुद्दों को चर्चा करने की आजादी है। कहीं ऐसा तो नहीं है सार्वजनिक स्थलों पर आप सरकार की नीतियों की अगर आलोचना कर रहे हो तो आपके ऊपर किसी तरह की हिंसा की जाती हो, किसी तरह का
आपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट से अक्सर ऐसी वायरल वीडियोस आती रहती है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ बोला सार्वजनिक स्थान से या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से, तो आपके खिलाफ किस किस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां देखी गई है पिछले कुछ सालों में इंडिया में, आप भी जानते हैं। उसके साथ ही क्या सांस्कृतिक और अकादमिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या लोग अपनी संस्कृति का, अपनी मान्यताओं का, उसको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। तो ये 4 सूचकांक है मेजर, जिसके आधार पे लोकतंत्र रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि भारत का स्तर इन सभी मामलों में पिछले, अगर देखा जाए एक दशक में, पिछले 10 सालों के अंदर सबसे, दुनिया के उन सबसे ऐसे टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का स्थान छठा है, जहां पे इन सारे मूल्यों का, इन सारे सूचकांक पे भारत का जो स्तर है काफी नीचे गिरा है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मैनी वायोलेशन इन चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम जो परियोजना है उसमें बहुत सारे वायलेशन, मतलब बहुत सारे मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। ये कहाँ जाएगा? देखो, सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 यहाँ पे जाएगा ये। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 3, क्योंकि मामला प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना हो सकती है इस प्रोजेक्ट से। और जनरल स्टडीज पेपर 1 है, ज्योग्राफी का भी एक मुद्दा है ये। तो ये चार धाम प्रोजेक्ट है क्या, इसको लेके क्या विवाद है, ये देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस चार धाम परियोजना को लेके। पहले तो देखते हैं चार धाम है क्या। ये प्रस्तावित जो चार धाम परियोजना है, एक सड़क परियोजना, उसमें क्या है देखो, दरअसल उत्तराखंड के अंदर जो बहुत सारे तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये मेजर चार, तो ये प्रमुख जो आपके तीर्थ स्थल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसके अलावा और छोटे छोटे से आपके तीर्थ स्थल है, उनको भी, जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, ओके, ऋषिकेश हो गया, मुनि की रेती हो गई, तो इन सारे छोटे छोटे स्थलों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये एक प्रस्तावित चार धाम परियोजना है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये परियोजना है। इसमें बहुत सारे पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है। क्या खबर है ये देखते हैं। ये देखो, चार धाम परियोजना, तो पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया है कि जो सरकारी ठेकेदार है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इस परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था, जो ये चार धाम परियोजना है, क्योंकि उत्तराखंड आप जानते हो शिवालिक हिमालय में जो मोस्टली ये लोकेटेड है, मध्य हिमालय का भी बहुत सारा हिस्सा आता है, लेकिन ये काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। और यहाँ पे जब उस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे टनल बनाई जा रही है, सुरंगें बनाई जा रही है, सड़कों की चौड़ाई को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ों को काटना पड़ रहा है। तो ऐसा जो पर्यावरणविद है भारत के, उनका मानना है कि उत्तराखंड का जो काफी संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां का जो संतुलन है वो इस परियोजना से बिगड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को लेके एक रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक पैनल गठन किया था, जिसको यह काम दिया गया था कि आप ये देख के बताइए कि इस परियोजना से यहाँ की पारिस्थितिकी पे, यहाँ के इकोसिस्टम पे, यहाँ के पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तरह से पर्यावरणविदों का मानना है कि जिस तरह से इस परियोजना के अंतर्गत काम चल रहा है, उससे काफी नुकसान हो रहा है इस पर्वतीय क्षेत्र के इकोसिस्टम को। तो देखो, ये कितने किलोमीटर लंबी परियोजना है? 825 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। वो तीर्थ स्थल मैंने आपको बता दिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यद्यपि इस परियोजना का पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि परियोजना में पहाड़ों की कटाई से पहाड़ी इकोसिस्टम को अपरिवर्तनीय क्षति होगी, ऐसा उनका मानना है।
और परियोजना के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई, कई लोगों की जान भी गई है। उल्लेखनीय है कि परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। और विदित होगी 4 धाम परियोजना। इस परियोजना की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया था, रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था और पैनल ने भी इस परियोजना में गंभीर खामियों को इंगित किया था। ये वाली बात। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट स्टूडेंट बनाए जाते हैं, इन फ्यूचर अगर कभी भी यहाँ पे कोई डिजास्टर होता है तो उससे यहाँ का लोगों को, जान माल को, अर्थव्यवस्था को और सबसे बड़ी बात पर्यावरण को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके चलते 4 धाम परियोजना चर्चा में आई है। याद रखना, 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की परियोजना है, 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है एक छोटी सी खबर है, ये चाइना और पाकिस्तान ने आपस में एक मिलिट्री डील पर, सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है देखते हैं। ये देखो, चीन और पाकिस्तान के बीच नवीन सैन्य समझौता ज्ञापन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। ये देखो, हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दरअसल इस जो समझौता ज्ञापन हुआ है उसमें क्या करेगा, चीन पाकिस्तान की जो मिलिट्री क्षमताएं है उसमें वृद्धि करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा। और पाकिस्तान और चीन का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के सैन्य सहयोग को नवीन स्तर पर ले जाएगा। दोनों देश विभिन्न जोखिमों और चुनौतियों का संयुक्त समाधान कर सकेंगे। तो पाकिस्तान और चाइना का कहना है कि हमारे सामने बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारे चैलेंजेस है, हम दोनों सहायता करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका मिलकर सामना कर सकेंगे। और दोनों देशों ने बोला है कि वो संप्रभुता, सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ये आप देखो, चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहानी है, इस क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल टाइप के एक्टिविटी की जा रही है, जो यहाँ पे अस्थायित्व पैदा कर रही है, अशांति पैदा कर रही है हमारे मतलब एशियन क्षेत्र में। इन दोनों देशों का कहना है कि ये दोनों मिलके इसको समझौता इसलिए कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व आ सके। देखो तो चीन को और पाकिस्तान को किससे खतरा है, ये इन दोनों ने मिलकर आपस में इस तरह की, मतलब मैं सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप सोच सकते हो कि ऐसे देश, मतलब जिनके ऊपर दुनिया की सारी कंट्रीज, सारे इंस्टीट्यूशंस की जिनकी नजर है, जिन देशों के ऊपर, इन देशों के ऊपर कि किस तरह से ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट के सामने चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, रीजनल अनरेस्ट को पैदा कर रहे हैं या इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। और किस तरह से चाइना के ऊपर देखो कितने आरोप है, तिब्बत में, इंडिया में, खुद चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर, कितने सारी जगह पे चाइना खुद ट्रैप है। वहीं पाकिस्तान के ऊपर भी कितने तरह के आरोप है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, टेरर फंडिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर होना। ये देश बोल रहे हैं कि ये संप्रभुता को, सुरक्षा को और शांति और स्थायित्व देने के लिए समझौता कर रहे हैं। तो काफी सोचने समझने वाली बात है ये। नेक्स्ट टॉपिक है, ये काफी पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ था। जम्मू कश्मीर का एक रोशनी एक्ट है। ये रोशनी एक्ट क्या है, इसको हाल ही में सरकार ने समाप्त किया है, रद्द किया है। रोशनी एक्ट क्या है, इसके कौन से ऐसे प्रोविजन से जिनको लेके चिंताएं थी, ये देखते हैं। कहाँ जाएगा ये आपका, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का मैटर है। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस और उससे जुड़ा मुद्दा है। देखते हैं क्या है रोशनी एक्ट। देखो, रोशनी अधिनियम जम्मू कश्मीर, क्या है ये अधिनियम। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रोशनी अधिनियम यानी कि रोशनी एक्ट के तहत लाभार्थियों की एक सूची जारी की गई है। और इन लाभार्थियों की सूची में पूर्व मंत्री, बहुत सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, ये सब शामिल है। तो विदित हो कि सरकार द्वारा इस कानून को अभी तो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। तो ये सरकार, जब जो रोशनी अधिनियम के तहत कौन कौन से बेनिफिशियरीज थे, इनको लाभ मिल रहा था, उन लाभार्थियों की एक सूची भी जारी की गई थी जिसमें बहुत सारे मंत्री थे,
रिटायर्ड बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स थे। तो ये रोशनी अधिनियम है क्या, जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो पूरा नाम है, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर राज्य भूमि कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व अधिकार अधिनियम, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट। इसी को रोशनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। कहानी काफी दिलचस्प है, देखना मुद्दा क्या है पूरा। प्राय इस अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित आरोप लगाए जाते रहे हैं। मतलब जो ये रोशनी अधिनियम है, इसको लेके पिछले काफी सालों से लगातार आरोप लगाए गए हैं कि इस अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसका लाभ कुछ प्रभावशाली लोग, कुछ मंत्री, कुछ सिविल सेवक या अन्य लोग उठा रहे हैं। जानते हैं पूरा का पूरा मामला है क्या। पहले चलते हैं इस पूरे रोशनी अधिनियम के बैकग्राउंड में। दरअसल बात है जम्मू कश्मीर में साल 2001 की। फारूक अब्दुल्ला उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब उन्हीं के टाइम पे विधानसभा से ये रोशनी एक्ट पास हुआ। याद रखना 2001 की बात है। अब इस एक्ट का मकसद क्या था? इस एक्ट का मकसद ये था कि जिनके पास भी जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास भी निश्चित समय के लिए सरकारी जमीन लीज पर है, प्लस सरकार ने उस जमीन को लीज पे दिया हुआ है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, जो भी टाइम है, या कोई 40 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी जमीन पर रह रहा है, तो ये जमीन हमेशा के लिए उन्हें दे दी जाए, यानी उन्हें जमीन का मालिक बना दिया जाए। इसके बदले में सरकार बाजार मूल्य पर पैसा लेगी। कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये कोई जमीन है जम्मू कश्मीर के अंदर एक्स, और इस एक्स जमीन पर मिस्टर ए का अधीन है ये पिछले 40 सालों से, या इस ए व्यक्ति ने इस एक्स जमीन को लीज पे लिया हुआ है और 40 साल हो चुके हैं। तो इस एक्ट का प्रोविजन क्या था कि अगर 40 साल हो चुके हैं, सरकारी जमीन पे आप रह रहे हो या सरकारी कोई जमीन आपके पास लीज पे है, तो मिस्टर ए को इसका मालिक बना देंगे। बशर्ते क्या करना होगा, इस ए को इस एक्स जमीन का क्या होगा, जो बाजार मूल्य है वो चुकाना होगा उस टाइम पे। मतलब इसने ली थी ये जमीन 1990 में और आज है 2020, 1980 में ली थी, आज है 2020। तो क्या कहा गया, मिस्टर ए आप इस एक्स जमीन के मालिक बन सकते हो, बस आपको क्या करना है कि आज 2020 में जो इसका बाजार मूल्य है वो मूल्य आप चुका दो, तो ये जमीन हो जाएगी आपकी। बस यहीं पे सारा घोटाला, तभी तो इसको रोशनी एक्ट स्कैम भी बोला जा रहा है। यहीं पे सारा घोटाला छुपा हुआ है। अब देखो घोटाला कैसे हुआ, पूरा किस तरह के आरोप लगे इससे। अब इसको रोशनी एक्ट क्यों कहा गया, पहले ये जानते हैं। तो इस तरह से, मतलब इस एक्स जमीन और ऐसी बहुत सारी जमीनें होगी जम्मू कश्मीर में, उससे जो पैसा सरकारी खजाने में आएगा, उस पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में लोगों को घर घर बिजली की योजना चलाई जाएगी, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी उस पैसे से। मतलब इस एक्स जमीन, ऐसी कोई वाई भी जमीन होगी, कोई जेड भी होगी, और भी पी क्यू आर बहुत सारी जमीनें ऐसी होगी। तो इन जमीनों का बाजार मूल्य पे पैसा मिलेगा सरकार को, और जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों में रोशनी पैदा करने, विद्युत भेजने में काम किया जाएगा। देखते हैं किन के घर रोशन हुए इस स्कीम से, यानी कि घर घर रोशनी पहुंचाई जाएगी, इसीलिए इसे रोशनी एक्ट भी नाम दिया गया। और सरकार का, जब फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जब ये एक्ट पास किया था, उस टाइम पे जब सरकार उनके टाइम पे कानून बना था, तो उम्मीद की जा रही थी कि 25,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। मतलब इस योजना के तहत, इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। एक काफी अच्छी ये अमाउंट होगी, जिससे जम्मू कश्मीर में जो विद्युत अवसंरचना का पूरा सेटअप किया जाएगा, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। अब देखो क्या घालमेल हुआ, देखते हैं। अब इसको अमान्य क्यों किया गया, अब समझने की कोशिश करो। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे समय समय पे इस एक्ट पर आरोप लगाते गए, बहुत सारे मंत्रियों का नाम आया, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स का नाम आया जिनको इससे बेनिफिट मिला। आरोप क्या लगाए गए कि जब आपने ये बोला था कि ये एक्स जमीन है, और इस एक्स जमीन का 2020 में
फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 2020 नहीं, आप 1990 ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए। आज 2020 है और आज आपने बोला इस एक्स जमीन की कीमत, इस एक्स जमीन की कीमत आपने बोली कि 50,000 रुपए है। तो क्या किया गया, ये आरोप लगाए गए कि सरकार ने और अधिकारियों ने मिलके सरकारी जमीन की कीमत कम लगाई। समझ रहे हो ना, कि क्योंकि ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे नेता और बहुत सारे ऐसे सिविल सेवक थे जिनके पास ऐसी सरकारी जमीन जिनके अधीन थी, जिनके पास ऐसे बड़े बड़े लैंड के साइज थे, तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के अपने राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाकर इस एक्स जमीन की कीमत या ऐसी बहुत सारी जमीनों की कीमत को, बाजार मूल्य को कम दिखाया गया, ताकि किनको, कि जिनके अधीन ए बी सी डी और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मंत्री सिविल सेवक होंगे जिनके पास ऐसी जमीनें थी, ताकि कम मूल्यों पर उस सरकारी जमीनों को ये खरीद सके। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पे, कि इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने खुद को लाभ देने के लिए इस तरह का एक्ट पास किया। तो इसको अमान्य करने संबंधी कारण क्या बताए, राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो स्थायी समिति थी वहां की, उसके द्वारा तय की गई कीमतों में मनमाने ढंग से कमी की गई और उसमें बहुत सारी अनियमितताओं के दोष लगाए गए। ये बात तो इसलिए इसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, इस एक्ट को क्या क्या कहा न्यायालय ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। कोर्ट ने खुद इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल कहा। वर्ष 2009 में दरअसल हुआ क्या था कि राज्य का सतर्कता जो संगठन था उसके द्वारा कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इन अधिकारियों पे ये आरोप थे कि रोशनी अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले कब्जा धारकों को भी गैर कानूनी तरीके से भूमि का स्वामित्व प्रदान करने की एक आपराधिक साजिश करने का आरोप लगाया गया। ये देखो, ओके। फिर देखो क्या बोला था सरकार ने जब ये एक्ट पारित करा था, कि इससे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट है जो 2014 की है, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग जो होता है, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 से 2013 के बीच जो अतिक्रमित भूमि के जो स्थानांतरण हुआ, जो बोला गया था कि जो लीज पे है, ऐसी सरकार, ऐसी जमीनें हैं जो बाजार मूल्य पे पैसा उनका दे दिया जाएगा सरकार को, तो केवल 76 करोड़ रुपए मिले। ये देखो, सरकार ने उम्मीद लगाई थी कि 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मिला कितना, आप ये देखिए, केवल 76 करोड़ रुपए मतलब इस एक्ट के पास होने के बाद सरकारी खजाने में आए। तो इसके चलते ये पूरा रोशनी एक्ट चर्चा में आया था। इनके घर रोशन हुए, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में राज्य सतर्कता जो संगठन है उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें काफी अनियमितताएं पाई गई और खुद कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक और गैर कानूनी सिद्ध किया। तो अब ध्यान रखना, रोशनी एक्ट अगर सीधा ही आए, अगर वन लाइनर एग्जाम में आता है कि प्राय समाचारों में चर्चा में रहने वाले रोशनी एक्ट का संबंध किससे है, तो आप सीधा लिख देना J&K। ओके, आगे चलते हैं। ये खबर भी काफी शानदार खबर है आज की, और ये जाएगी जनरल स्टडीज पेपर 3 में, एनवायरनमेंट में जाने वाली है ये खबर। एनवायरनमेंट में और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों ही पेपर 3 है, दोनों के दोनों ही पेपर 3 में आते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो खबर क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं इस पूरी खबर को। खबर ये है कि दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर हर साल लगभग बाढ़ आती है, बहुत सारे जान माल की हानि होती है, सरकार को हर साल तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब मुद्दा ये हुआ
कि अभी सरकार इस फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या रणनीति अपनाती है। तो सरकार के पास यही आइडिया होता है कि वो पुराने रिकॉर्ड्स को जाकर देखती है कि पिछले 40 सालों में 50 सालों में वर्षा का क्या पैटर्न है, किन किन साल वर्षा ज्यादा होती है, फिर उसकी कंप्यूटर मॉडलिंग करके देखते हैं, फिर सरकार उसी हिसाब से अपनी तैयारी करती है। तो अभी जिस तरीके से बाढ़ को प्रबंधन करने की जो सरकार की रणनीति है, उस रणनीति में देखो हो क्या रहा है। सरकार क्या कर रही है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स है, जो पुराने वर्षा के रिकॉर्ड्स है, उनको इस्तेमाल करती है। और वो रिकॉर्ड आपके पास सिर्फ 50 साल पुराने, 50 साल पुराने वर्षा के रिकॉर्ड है, जिसमें सरकार ये देखती है किन किन सालों में वर्षाएं ज्यादा होती है, अल्नीनो, लालीना, मानसून, उसके साथ रिलेट करके सरकार अपनी तैयारी करती है। फिर ये बता देगी कि अगले साल किस तरह की हमें तैयारियां रखनी होगी। अब ये कुछ शोधकर्ता ऐसे, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो आपके पास ये 50 सालों का रिकॉर्ड है फ्लड को प्रिडिक्शन करने का, उसको मैनेज करने का, वो अपर्याप्त है। हमें इस बाढ़ के अध्ययन के लिए कुछ नए तरीकों को अपनाना होगा, या उन कुछ नए तरीकों पे विचार करना होगा, जिसमें से एक है ट्री रिंग्स, मतलब पेड़ के छल्ले। अब ये पेड़ के छल्ले क्या है, ये पेड़ के छल्ले से हमें क्या पता चलेगा कि बाढ़ कब आएगी, कैसे आएगी, प्रबंधन कैसे करना है, तो वो पूरी कहानी हम देखेंगे। यहीं पे बोला है कि ट्री रिंग्स वार्निंग ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड्स। ट्री रिंग से हमें पेड़ों के अंदर जो छल्ले होते हैं, वो छल्ले क्या होते हैं वो भी दिखाऊंगा, उनसे किस तरीके से हम ब्रह्मपुत्र के अंदर फ्लड्स को, मतलब ऐसे तो प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्रबंधन जरूर किया जा सकता है, उनके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं, अपनी तैयारियों को बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखो, ब्रह्मपुत्र फ्लड्स एंड ट्री रिंग्स, ये पूरी खबर है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का अगर पूर्वानुमान करना है तो उसके लिए ट्री रिंग्स की स्टडी की जाए। पेड़ों के छल्ले, देखते हैं क्या होते हैं पेड़ों के छल्ले। आपने देखा होगा ना, हर पेड़ को जब काटते हैं, ये पेड़ है, अगर आपने इसको काटा है, ये पेड़ है, ये आपने काट दिया पेड़ को, इसके अंदर, पेड़ के अंदर आपने देखे होंगे ऐसे 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 रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं ऐसे पेड़ के अंदर, इनको बोला जाता है ट्री रिंग्स। ये होते हैं ट्री रिंग्स। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पेड़ के छल्लों से हम बाढ़ का पूर्वानुमान ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं, अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहा गया। उल्लेखनीय है कि अभी तक ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का जो पूर्वानुमान है वो वर्षा के प्रतिरूप के आधार पर किया जाता है कि वर्षा किस तरह से हो रही है। और वो वर्षा के आंकड़े हमारे पास कितने हैं, 1950 से उनको हमने कलेक्ट करना शुरू किया, यानी कि सिर्फ 70 साल के, लास्ट 70 ईयर्स के हमारे पास वर्षा के आंकड़े हैं ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और उसके क्षेत्र में। लेकिन जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, वो क्या कह रहे हैं, वृक्षों के जो छल्ले होते हैं, ट्री के जो रिंग्स होते हैं, उसके आधार पे हमारे पास 700 साल से भी पुराने वर्षा के रिकॉर्ड है। वृक्ष के छल्ले हमें 700 वर्षों पुराने रिकॉर्ड दे सकते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात, आपके पास सिर्फ कितना है, 70 साल का। और ये क्या कह रहा है कि आपके पास 700 साल पुराने आपके रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करा सकते हैं वृक्षों के छल्लों से। कैसे मिलेंगे, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है, आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बड़ा ही रोमांचक, बड़ा ही सरप्राइजिंग और बड़ी ही अच्छी खबर है। देखो, वृक्षों के रिंग से पता चलता है कि 1950 के बाद की अवधि 1300 ईस्वी सन की पश्चात की सबसे शुष्क अवधि है, और इतिहास में ब्रह्मपुत्र में इससे भी अधिक आर्द्र चरण रह चुके हैं। इस लाइन को समझने की कोशिश करना, मैंने अलग कलर से इसलिए भी लिखा। देखो, जो शोधकर्ता क्या कह रहे हैं कि आपके पास तो 1950 से लेके 2020 तक के वर्षा के आंकड़े हैं, और सरकार इन वर्षा के आंकड़ों के आधार पर ही बाढ़ का प्रबंधन करेगी। लेकिन जब ट्रीज को स्टडी किया गया, पेड़ पौधों को, वृक्षों को, जब यहां विशेषकर मैं बोलूंगा वृक्षों को जब स्टडी किया गया, तो वृक्षों को स्टडी करने के बाद पता चला कि जो 1300 ईस्वी सन की जो बात है, आज से 700 साल पहले,
1300 ईस्वी सन के बाद से लेके और आज 2020 तक, 1950 से लेके 2020 तक का समय, पिछले 700 सालों में ब्रह्मपुत्र के, मतलब ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, वो सबसे शुष्क समय रहा है। ये देखो, समझ पा रहे हो ना? यानी कि इस 1300 से लेके 1949 तक ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में आज जितनी आर्द्रता है, वहां की मिट्टियों में आज जितनी नमी है, वहां आज जितनी बारिश हो रही है, वो बारिश कंपैरेटिवली कम है। वहां की मृदाओं में वो नमी कम है। किसकी तुलना में? जो 1300 ईस्वी से लेके 1949 के बीच में हुई। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, अगर आप इन 70 सालों के आधार पे अपनी कोई रणनीति बनाते हो, तो ये तो सबसे शुष्क समय है ब्रह्मपुत्र के इतिहास का, क्योंकि नदी तो हजारों साल पुरानी है ये। और आज अगर आपने इस शुष्क समय को ध्यान में रखकर अपनी कोई रणनीति बना ली, तो वो आपकी रणनीति वास्तव में उतनी प्रभावशाली नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र में पहले इससे ज्यादा पानी होता था। ब्रह्मपुत्र में और उसके आसपास की मृदाओं में पहले इससे ज्यादा नमी होती थी। और ये क्लाइमेट का एक ऐसा दौर चल रहा है, हो सकता है अगले ही साल या 2 साल बाद फिर से ब्रह्मपुत्र में उतना ही पानी हो, वहां की मृदाओं में उतनी ही नमी हो जितनी की 1300 से लेके 1949 के बीच की अवधि में थी। तो आपका जो पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड है, ये ब्रह्मपुत्र में बाढ़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी रणनीतियां ऐसी होनी चाहिए, हमें एक्चुअल में पता हो कि ब्रह्मपुत्र में कभी कितना पानी बहा करता था, कितनी बरसात हुआ करती थी। ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पता कैसे चलेगा? तो हमें ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा ट्री रिंग्स से, पेड़ों के छल्लों से पता चलेगा कि किस तरह से कितना पानी कभी ब्रह्मपुत्र में रहा करता था। समझो, देखो आगे चलो। ये वृक्षों के रिंग दर्शाते क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। जो पेड़ों के अंदर के जो छल्ले होते हैं, वो क्या समझाते हैं? देखो, वृक्ष के जो छल्ले हैं, यदि अधिक चौड़े हो जाते हैं, पहले मैं आपको छल्ले दिखाता हूं। ये देखो पेड़ को काटा हुआ है, ये ऐसे काटा हुआ है पेड़ को। अब इसमें देखो पेड़ के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे छल्ले दिखाए गए हैं। ये देखो, ये एक छल्ला है, इसके चारों तरफ दूसरा छल्ला, फिर तीसरा छल्ला। इस तरह से बाहर 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 आते जाते वो छल्ले बढ़ते जाते हैं। तो सामान्य से पेड़ की उम्र का भी पता चलता है इन छल्लों से। तो देखो क्या कह रहा है, शोधकर्ताओं का मानना क्या है कि जो छल्ले हैं, ये देखो आपने कहीं तो बहुत चौड़े हैं, कहीं बहुत संकरे हो गए, फिर वापस से बहुत चौड़े हो गए, फिर संकरे हो गए, फिर बहुत चौड़े हो गए। कह रहे जो ये छल्लों की जो चौड़ाई है और इन दो छल्लों के बीच की जो दूरी है, इससे ये पता चलता है कि पिछले वाला सीजन ड्राई था या रेनी था। तो यही बोल रहा है कि जब भी ज्यादा बरसात होगी, तो छल्लों के बीच की चौड़ाई, समझो एक छल्ला ये और दूसरा छल्ला ये, तो ज्यादा बरसात में चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगले साल ये अगर बरसात कम हुई तो ये छल्ला कम चौड़ा हो जाएगा। अब देखो इसकी चौड़ाई घट गई। तो दो छल्लों के बीच की जो चौड़ाई है वो डिपेंड करती है वर्षन पे। तो यही बोलते हैं कि पेड़ के छल्लों का स्टडी करोगे, उससे पता चलेगा कि कितने रेनी सीजन हुए हैं और कितने ड्राई सीजन हुए हैं। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे वृक्ष है, ऐसे बहुत सारे पुराने वृक्षों के सैंपल पड़े हुए हैं सरकार के पास, जिनकी स्टडी करके ये पता चला कि ब्रह्मपुत्र का जो आपके पास 1950 से लेके 2020 के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े वास्तविक आंकड़े नहीं है वर्षा के, क्योंकि ये दौर तो सबसे ज्यादा शुष्क दौर रहा है ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इस 1950 से पहले के टाइम पे ब्रह्मपुत्र के बेसिन में ज्यादा पानी होता था, बाढ़ें और भी ज्यादा आती थी, वर्षा और भी ज्यादा आती थी। तो अगर आज आपने इस शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए आपने कोई रणनीति बना ली, तो आप वास्तव में आपदा का पर्याप्त तरीके से सामना नहीं कर पाओगे। अब देखो ये क्या कहते हैं, वृक्षों के रिंग। तो वृक्षों के छल्ले अधिक चौड़े हो जाएंगे कब? यदि मृदा में नमी की मात्रा अधिक होगी।
और छल्ले मृदा में नमी की मात्रा कम होने पर संकरे हो जाते, ये मैंने बता ही दिया। अगर चौड़े चौड़े छल्ले हैं, ऐसे एक छल्ला ऐसा, दूसरा और चौड़ा और ऐसे चौड़ा, तो इससे पता चलता है कि पहले वर्षा की मात्रा अधिक रही थी और नदी में जल अपवाह भी अधिक था। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि आप 1950 से लेकर 2020 के आंकड़ों पे इन पे निर्भर ना करें, आप ट्री रिंग्स की भी स्टडी करें, जिससे हमें बाढ़ प्रबंधन में एक बेहतर हमें एक समझ पैदा होगी। देखो, इस तरह के अगर आपने पॉइंट्स कहीं भी मेंस में आप लिख पाए स्टूडेंट्स, तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपके आंसर का, क्योंकि एक नया डायमेंशन दिखा रहा है ये आपको। आगे चलते हैं। तो इस अध्ययन का महत्व क्या है, ये जो पूरा अध्ययन हुआ इससे क्या हमें फायदा होगा। देखो, इस नवीन अध्ययन के अनुसार कि जो हमारे पास डिस्चार्ज के रिकॉर्ड है 1950 से लेकर 2020 तक के, उनके आधार पर अगर आपने भविष्य में बाढ़ प्रबंधन की योजना बना रहे हो, तब वास्तव में आप बाढ़ से उत्पन्न होने वाले खतरे को कितना कम आंक रहे हो। 24 से 38% कम आंका, मतलब अगर उससे जो खतरा, वास्तविक जो खतरा होने वाला था, उससे इतना परसेंट कम आपने खतरा आंका है। यानी कि जितनी जो तबाही होने वाली थी या जो होगी, आपने उसको कम आंका है, जबकि नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये कहना चाहता है अगर सिर्फ आप इस पे डिपेंड रहे, तो आपने खतरे को 24% से 38% कम आंका, जिससे वैश्विक उष्मन के उत्पन्न खतरे को शामिल नहीं किया गया। ये क्या कह रहा है, आपने देखो दो गड़बड़, मेजर गड़बड़ क्या कर रहे हो। अगर आप सिर्फ इस रिकॉर्ड पर निर्भर हो, एक तो आपने क्या गड़बड़ की, जितना खतरा, जितना नुकसान हो सकता है उसका 24 से 38% कम मूल्यांकन किया आपने। एक तो यहां गड़बड़ हो गई। और अभी तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को देखा ही नहीं। इसके साथ जब ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट जुड़ जाएगा, वैश्विक उष्मन, तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। ये कहना चाहते हैं शोधकर्ता। तो शोधकर्ता चाहते हैं कि सरकार अपनी नीतियों को बदले, सरकार अपने प्रबंधन की नई रणनीति अपनाए, नया लैंड यूज पैटर्न स्टडी करे, नई तरह की अवसंरचनाओं को बनाए, जिससे कि आप इन खतरों का सामना कर सको। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार नवीन अध्ययन नीतियों में परिवर्तन के, भूमि उपयोग और अवसंरचनाओं में परिवर्तन को अंडरलाइन करता है कि सरकार को नई तरीके से सोचना होगा। देखो, काफी डिफरेंट व्यूज है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए इस तरह का व्यू जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिकली आपको कहीं ना कहीं देखना होगा, समझना होगा कि क्या जो हमारी रणनीति है उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो ये बहुत ही उम्दा खबर थी उस हिसाब से। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आई होगी। ये नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा से पढ़ लेना, आ जाएगी आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो मेरी स्पेशल क्लासेस का एक 6 स्पेशल क्लासेस है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने केस स्टडीज को यूपीएससी जीएस पेपर 4 एथिक्स में केस स्टडीज आती है 120 मार्क्स की, उनको कवर कराया गया। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया गया कि केस स्टडी होती क्या है। देखो, इन क्लासेस की खास खूबी क्या होती है स्टूडेंट, आप कहीं भी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आपने बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है ये, और बिल्कुल नया तरह का सीखने का नया मैंने एक नजरिया डेवलप किया गया है। किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरीके से मैंने आपको केस स्टडी कराई है, आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे होंगे, वो जानते हैं कभी भी केस स्टडी को सॉल्व कराने का ये लेवल तो किसी ने नहीं अपनाया, किसी के पास ये अप्रोच नहीं लगाई किसी ने भी। आप इन क्लासेस को जरूर देखिए ताकि आप अपने 120 मार्क्स को सिक्योर कर सके। ओके, तो बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद नवीन तंवर सर को सर्च करना है। उसके बाद आप मेरे एथिक्स की केस स्टडीज की क्लासेस देख सकते हैं। तो केवल 6 कक्षाओं में 120 अंकों की पूरी तैयारी कराई गई है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा स्पेशल क्लासेस में, ये क्लासेस फ्री होती है स्टूडेंट, किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर भी मेरा कंप्लीट कोर्स है। 14 लेक्चर है जिसमें कंप्लीट कराई गई है, कंप्लीट स्पेशल क्लासेस है आपकी वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग के ऊपर।
बस ध्यान रखें, कहीं भी अगर आपको मेरी किसी क्लासेस के लिए, चाहे वो पेड हो मतलब या वो फ्री हो, अगर कोई एक कोड मांगा जाए तो मेरा एकमात्र कोड है नवीन 1। तो अगर आप मेरी मैपिंग वाली क्लासेस देखते हो और वहां आपसे कोई कोड मांगा जाता है तो वो कोड आपको नवीन 1, सिर्फ कोड लगाना है, कोई पैसा नहीं देना, ध्यान रखना। किसी तरह का कोई पैसा नहीं, स्पेशल क्लासेस के लिए वो फ्री होती है बस। लेकिन अगर कोई कोड मांगा जाए तो आपको कोड यूज करना है नवीन 1, चाहे वो स्पेशल क्लास मेरी केस स्टडीज की हो, वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग की हो। ओके स्टूडेंट्स, आने वाले जो मेरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति। देखो, जब मैं कृषि को पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट आपको, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने कृषि को कभी उस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं होगा जिस दृष्टिकोण से मैं आपको कृषि को पढ़ाऊंगा। देखो, कृषि जीएस पेपर 1 में भी है, जीएस पेपर 2 में भी है, जीएस पेपर 3 में भी है। तो जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें इकोनॉमी वाला एंगल भी होगा, ओके, उसमें पॉलिसी वाला एंगल भी होगा, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी वाला एंगल भी होगा, उसमें ज्योग्राफी वाला एंगल भी होगा। एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको एग्रीकल्चर का। उसी तरह से लोक नीति, अवसंरचना और ऊर्जा, इस पे मैंने आपको एक दिन थोड़ा सा डेमो बता दिया था कि जब हम एनर्जी को तैयार करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। गुड गवर्नेंस, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे, ये मेरे आने वाले कोर्सेज रहेंगे। उसके साथ ज्योग्राफी, जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने। निबंध लेखन, जैसे मैंने आपको बताया था, 250 मार्क्स का होता है ये मेंस में आपके, और ये बहुत एक ऐसा पेपर होता है जिसको आप सबसे कम टाइम देते हो और यहां से सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो निबंध की कौन कौन सी कड़ियां है ये जिनको आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक सेशन लेके आने वाला हूं, वो भी फ्री होगा। फ्री स्पेशल क्लासेस होगी आपकी निबंध के ऊपर। क्या करना है उसके लिए, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, नवीन सर को फॉलो करना है। इसी वीक से शुरुआत हो जाएगी, 6, 7 या 8 दिसंबर में से किसी एक तारीख से शुरू होगी ये क्लासेस। कंप्लीट निबंध को लेके आपके सोचने और समझने के नए डायमेंशंस, नए दायरे पैदा होंगे स्टूडेंट। और ये एक ऐसी क्लास है जिसको आप सभी को इसका इंतजार है। निबंध में आई एश्योर यू, अगर आपने जैसा मैं समझाता हूं वैसा कर लिया तो आप यू विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन एसे। मेंस में सबसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे आप ही होने वाले हो। चाहे स्टेट सर्विस का मेंस लिख लेना, चाहे यूपीएससी का मेंस लिख लेना, तो पूरे 250 नंबर की तैयारी करेंगे आप नवीन तंवर सर के साथ। क्या करना है फिर से बताता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहां डाउनलोड करने के बाद नवीन तंवर सर को सर्च करें और उसके बाद मेरे कोर्सेज देखना शुरू करें। तो जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस है वो सारी देख सकते हैं आप। केस स्टडीज वाली देख सकते हैं, वो भी फ्री है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली भी फ्री है। बस अगर कहीं कोई कोड मांगा जाए तो वो कोड ध्यान रखना, वो नवीन 1 कोड है जिसको आपको अप्लाई करना है। अब आते हैं अपने डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई तो आज नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास चाहे किसी भी कारण से ना हो लेकिन न्यूज नहीं छोड़ी जाएगी कोई भी, जो आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मोनोलिथ पत्थर के बड़े एकल खड़े खंड होते हैं। दूसरा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और रोमानिया में मोनोलिथ पाए गए हैं। आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? मोनोलिथ के बारे में सही उत्तर बताना है आपको। क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मोनोलिथ होते हैं पत्थर के, ऐसे देखो स्टूडेंट, आपने बहुत सारे ऐसे मोनोलिथ देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह के पत्थर के सिंगल खड़े आपके पत्थर के एकाश्म खंड होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आलेख लिखे होते हैं। ओके, आपका एक होमवर्क है, आपका होमवर्क देता हूं कि भारत में जितने भी मोनोलिथ्स है उनकी आप सूची बनाना। 8-10 मिलेंगे आपको, कौन सा मोनोलिथ किससे संबंधित है एक एक लाइन में वो लिख के आपको रख लेना है।
लिखना कहाँ पे, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर में। वो मोनोलिथ किसका है, उस पर क्या लिखा गया। ओके, तो दरअसल ये चर्चा में क्यों आया, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उटाह एक उसका प्रोविंस है, वहां पे कुछ मोनोलिथ मिले। जो खोज करता है थे, खोजते खोजते वहां गए, देखा कि कुछ मोनोलिथ खड़े थे वहां पे, लेकिन वापस से जब वहां जा गए तो वो मोनोलिथ गायब हो गए, वहां उनको वो वापस से नहीं दिखाई दिए। कुछ इसी तरह के मोनोलिथ भी कहाँ मिले, रोमानिया, यूरोप की एक कंट्री है रोमानिया, मैपिंग की क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था, वहां पे भी इस तरह के रहस्यमयी मोनोलिथ मिले हैं। अब ये देखते क्वेश्चन क्यों बनाया गया, देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की खबर थी। ऑल द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मिस्टीरियस मोनोलिथ ऑफ उटाह एंड रोमानिया। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे एलियंस द्वारा लेके आए गए, वो उन्होंने लगाए फिर वापस में गायब भी हो गए, पता नहीं। कुछ बोल रहे हैं कि किसी की ये किसी तरह का जोक है, इस तरह का जो किया जा रहा है। तो ये देखो, ये मोनोलिथ है, एक सिंगल खड़ा पत्थर का एकल जो क्या होता है, खंड होता है, इनको बोला जाता है मोनोलिथ। ओके, होमवर्क जरूर याद रखना जो मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय में विद्युत वितरण क्षेत्र को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित किसके साथ समझौता किया, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और कोई नहीं, बताइए। मेघालय जो स्टेट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट, भारत सरकार ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। देखते हैं क्यों बनाया गया है प्रश्न, ये देखिए। इंडिया ने 132 मिलियन डॉलर के लोन का एग्रीमेंट किया है किसके साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि मेघालय राज्य के अंदर जो पावर विद्युत की जो सप्लाई है उसको सशक्त बनाया जा सके। ये 1 दिसंबर की खबर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में पेरिस समझौता, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट याद होगा, कई बार पढ़ा चुका, भारत की कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं है वो भी बता चुका, उसके क्रियान्वयन को लेके एक शीर्ष कमेटी का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता में वो कमेटी गठित की गई कि हम जो पेरिस समझौता है उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, हमने कौन कौन से टारगेट अचीव कर लिए, कितना और करना बाकी है। तो उसकी किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, प्रधानमंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन सचिव और नीति आयोग के अध्यक्ष। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के सचिव की अध्यक्षता में। ये देखो, सेंटर कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2015 पेरिस एग्रीमेंट। केंद्र सरकार ने 2015 का जो पेरिस समझौता था, इसको COP21 बोला जाता है, उसके क्रियान्वयन को लेके कमेटी का गठन किया गया। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो, दिस कमेटी विल आल्सो एक्ट एज ए नेशनल अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ कार्बन मार्केट इन इंडिया। जो ये कमेटी 2 काम करेगी, पहला तो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है उसको, और दूसरा भारत में जो कार्बन बाजार है उसको भी यही देखेगी। कार्बन जो बाजार है उसको विनियमित करने का काम भी इसी कमेटी का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोको हरम जो समाचारों में चर्चा में है, ये सऊदी अरब की नई वीजा प्रणाली है, अफ्रीका में एक एक्टिव जिहादी समूह है, ईरान में स्थापित नवीन नाभिकीय रिएक्टर है, और शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान। बताइए बोको हरम का संबंध इनसे किससे, ए, बी, सी या डी। बताइए बोको हरम के बारे में। नाम आपने अक्सर सुना होगा, इन दिनों काफी चर्चा में है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अफ्रीका में सक्रिय एक जिहादी समूह है, अभी काफी लोगों को इसने मारा है। देखिए,
नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है। एटलीस्ट 110 किसानों को किसने मारा? बोको हरम। ओके, तो देखो ये क्या है, ब्लड अटैकिंग टू प्लेस नियर द बोर्नो स्टेट कैपिटल मैदुगुरी विद असिलेंट टारगेटिंग फार्म वर्कर्स ऑन राइस फील्ड्स। मतलब चावल के खेतों में काम कर रहे किसानों पे हमला किया। ओके, तो एक पावरफुल एंटी जिहादिस्ट ये समूह है, कहां पे? ये है अफ्रीका, बोको हरम, याद रखना। अभी नाइजीरिया में काफी एक्टिव है ये। नेक्स्ट चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में H5N1 सबसे अधिक घातक है। सेकंड, भारत को वर्ष 2019 में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया गया। तीसरा, H5N1 का प्रथम जो संक्रमण है वो हांगकांग में हुआ था। बताइए A, B, C या D, कौन सा सही उत्तर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। कि एवियन जो जितने भी सारे इन्फ्लुएंजा है सबसे उनमें सबसे जो घातक जो इन्फ्लुएंजा है उसमें H5N1, इसको बोला जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा, पक्षियों से होने वाला होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। भारत को सितंबर 2009 में इससे मुक्त घोषित किया। और मुक्त घोषित होने का मतलब क्या है? सितंबर 2019 में मुक्त घोषित था, तब कोई केस नहीं था। और जब तक कोई दूसरा दोबारा कोई केस नहीं आ जाता तब तक वो मुक्ति घोषित रहेगा। इसका मतलब ये नहीं परमानेंटली कभी होगा ही नहीं भाई। अभी तो 2000 सितंबर 2019 में मुक्त घोषित हो गया, बोला गया कि कोई नया मामला नहीं है। और जब तक कोई दोबारा से केसेस नहीं आ जाते तब तक ये मुक्त ही घोषित रहेगा। और सबसे पहला जो इसका संक्रमण था वो कहां पे हुआ था? हांगकांग में हुआ था 1997। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बना। ये देखो, ये 1 दिसंबर कल की ही खबर है कि जापान में बर्ड फ्लू का फिर से आउटब्रेक हुआ। ठीक है, तो इसके चलते एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में आ गया। H5N1, बस नाम याद रखना, H5N1 सबसे ज्यादा घातक होता है ये H5N1। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से? शीर्ष टॉप 2 पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन सी है? लाहौर दिल्ली, दिल्ली बीजिंग, दिल्ली न्यूयॉर्क और लाहौर काठमांडू। बताइए। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लाहौर और दिल्ली। देखो ये यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो वायु की गुणवत्ता की जो 6 कैटेगरी बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे अच्छी है गुड, सेकंड है सेटिस्फैक्ट्री, थर्ड है आपकी मॉडरेट, फिर पुअर, फिर वेरी पुअर, नंबर 5 और नंबर 6 है सीवियर। ये क्वालिटीज है। दुनिया के शहरों को एयर की क्वालिटी के आधार पे इन कैटेगरी में रखा गया। तो सबसे जो खराब हालत है सीवियर, उसमें टॉप 2 जो सिटीज कौन सी है? एक लाहौर नंबर 1 और नंबर 2 है दिल्ली। देखते हैं प्रश्न क्यों बना। ये देखिए, पाकिस्तान का लाहौर है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड सेज यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, तो इसका जो पीएम लेवल है कितना है? 423। और दिल्ली का भी आप जान रहे हो कितनी बुरी हालत है दिल्ली में भी। नेक्स्ट चलो, हाल ही में किस राज्य के लोगों के घरों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए द्वारे सरकारे अभियान की शुरुआत की गई? मतलब घर तक ही सरकारी सेवाओं का पहुंचाने के लिए द्वारे सरकारे
किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा, असम, पश्चिमी बंगाल या महाराष्ट्र? द्वारे सरकारें कौन से राज्य की है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। देखते हैं क्यों बना ये प्रश्न। ये देखिए, कल की खबर है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट किक्स ऑफ मैसिव द्वारे सरकार आउटरीच कैंपेन अहेड ऑफ पोल। मतलब वेस्ट बंगाल में चुनाव से पहले सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है कि घर घर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी में पूछा जा सकता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, केरल, मेघालय, त्रिपुरा? बताइए। हॉर्नबिल फेस्टिवल और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। देखते हैं क्यों बनाया गया ये प्रश्न। ये देखिए, नागालैंड का जो वर्चुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा। देखो, हर साल नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, दरअसल आपने देखा होगा ये जितने भी फेस्टिवल वाले, इनके ऊपर देखो, ये इनके कैप के अंदर ये एक देखो पंख लगा हुआ है। ये देखो, सबकी कैप में एक पंख लगा हुआ है। दरअसल ये हॉर्नबिल पक्षी है, उसी का ही ये पंख है। तो ये फेस्टिवल है, ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ये हॉर्नबिल बर्ड के है, एक हॉर्नबिल बर्ड है, उस नाम से मनाया जाता है ये। और इसको नागालैंड में फेस्टिवल्स ऑफ द फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। और हर साल 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच इसको मनाया जाता है। और आप ध्यान ये भी रखना कि जो 1 दिसंबर है ये नागालैंड का स्थापना दिवस भी है। नागालैंड स्थापना दिवस, इस डेट को स्थापित हुआ था नागालैंड राज्य। नेक्स्ट है थाई मांगुर, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। तितली की एक नवीन प्रजाति है जिसकी खोज थाईलैंड में हुई। IUCN द्वारा इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। बताइए थाई मांगुर के बारे में A, B, C या D कौन सा स्टेटमेंट सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला भी रॉन्ग हुआ और दूसरा भी रॉन्ग हुआ। तो दरअसल ये थाई मांगुर है क्या? देखो, थाई मांगुर ये मछली की एक प्रकार की मछली है, मछली की प्रजाति है, इसलिए तितली वाला तो गलत हो ही गया। अब IUCN में इसका क्यों मतलब नहीं है, अब देखो दिखाता हूं खबर। ये देखो, न्यूज़पेपर में खबर है कि महाराष्ट्र ने बैन किया है कैटफिश थाई मांगुर इलीगली ब्रीडिंग इन ओवर 125 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स इन थाने। मतलब महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स है उसमें थाई मांगुर को उसको बैन किया गया। दरअसल जो थाई मांगुर है इसको जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी साल 2000 में इसको बैन किया था। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, ये मांगुर है, ये एक मछली है जिसको बहुत सारे लोग मांगुर के नाम से भी जानते हैं। तो इससे इकोसिस्टम को काफी नुकसान है और ये भी माना जाता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, जो लोग थाई मांगुर को खाते हैं उससे उनकी हेल्थ को भी इश्यूज है। तो एक तो ये तेजी से बढ़ जाती है, मतलब बहुत तेजी से ब्रीड करती है, बाकी सारी स्पीसीज को ये रिप्लेस करने लगती है। ओके, द मेन रीजन व्हाई द फिश इज रियर्ड इज दैट locally has a high demand as it's cheaper as compared to other fishes, seafood और meat। तो इसको इतना ज्यादा इसका ब्रीडिंग क्यों की जाती है? कारण क्या है, एक तो बहुत सस्ती होती है, मछलियों में सबसे ज्यादा सस्ती होती है। तो मछली का जिन लोगों को मछली खाने का शौक होता है उनका डाइट में शामिल होती है, तो इजिली अवेलेबल हो जाती है और सस्ती भी होती है सी फूड्स के रूप में। और लेकिन इससे बाकी इकोसिस्टम को काफी नुकसान हो जाता है, इसलिए ये कैटफिश चर्चा में आई है।
महाराष्ट्र ने ऐसे 125 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो थाने में है उनको, जो इलीगल रूप से इसको ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनजीटी ने 2000 में इस पे बैंड लगा दिया था। चले आगे, अब ले ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है? ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, असम या अरुणाचल प्रदेश? बताइए। किस राज्य की है अरुणोदय स्कीम? बताइए, ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये असम की है। देखते हैं कि देखिए, असम ने टीचर्स वेरी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अरुणोदय स्कीम ऑन क्लासेस। दरअसल ये स्कीम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो अरुणोदय जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत सरकार क्या करेगी, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी। और किस पर्पस के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं? ताकि वो अपने पोषण की, याद रखना, पोषण और अपने स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा कर सके। उसके लिए ये स्कीम है अरुणोदय स्कीम। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है असम सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश फाइव आइज अलायंस के सदस्य है? यूएसए, भारत, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड? बताओ, ए, बी, सी या डी? फाइव आई अलायंस कौन कौन इसके सदस्य है फाइव आईज के? इंपॉर्टेंट रखना है इस क्वेश्चन को आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। देखो 5 देश है, यानी कि 5 आईज है, ये 5 आईज है, ये 5 आईज है 5। तो ये 5 आंखों का मतलब क्या है और ये कब बनाई अलायंस, मैं आपको बताता हूं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में शांति की स्थापना को, शांति व स्थायित्व बनाए रखने के लिए इस 5 आईज अलायंस को एस्टेब्लिश किया गया। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इस 5 आईज अलायंस ने जो चीन के द्वारा हांगकांग में और उसकी जो स्वायत्ता पर, ऑटोनोमस पर कब्जा करने के लिए जिस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं, या जिस तरह की चीन हरकतें कर रहा है, उसके लिए इन्होंने एक संयुक्त स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है वहां चाइना के रोल को लेके। इसी कारण 5 आईज अलायंस चर्चा में आया। ये देखो खबर है 5 आईज अलायंस। व्हाट इज 5 आईज? मैंने आपको बता दिया। इसका नेटवर्क क्या है, ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये आपकी खबर है 1 दिसंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने तेंदुओं के बचाव और उनके पुनर्वास के लिए उन्हें निजी केंद्र में स्थानांतरित किया है? मतलब प्राइवेट सेंटर्स को उनको क्या कर दिया गया, ट्रांसलोकेट किया गया है तेंदुओं को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़? बताइए क्या सही उत्तर है इसका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। देखते हैं, ये देखो 12 जो तेंदुए हैं उनको प्राइवेट रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया। कहां पे? गुजरात में। ये देखिए, मतलब ये एक तरह से पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आपके देखो मतलब एनवायरनमेंट के सेक्टर में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में भी सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का एक एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी
ब्रह्मपुत्र के दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं? कामेंग, संकोश, कोपाली, तीस्ता। बताइए, ए, बी, सी या डी? ब्रह्मपुत्र के दाएं हाथ की सहायक नदियां? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ये देखिए, कामेंग, संकोश और तीस्ता। तो देखो, ये ब्रह्मपुत्र है स्टूडेंट्स, ये सांगपो बोला जाता है, रेयारलुंग सांगपो तिब्बत में, यहाँ पे इंडिया में एंट्री करती है ये। तो यहाँ पे सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, ये बहुत सारी नदियां हैं। इधर से आपकी, आप जानते हो ना, दिहांग लोहित वाली, दिबांग लोहित हो गई, उसके बाद धनसिरी, कोप्पाली, ये सारी जब मैंने आपको मैपिंग कराई थी, तभी बोल रहा हूं, जो स्पेशल क्लासेस कराई है मैंने मैपिंग के ऊपर, उनको जरूर देखना। सारी सारी रिवर, सारी माउंटेन रेंज, जितने भी इंपोर्टेंट लोकेशन है सब कवर कराई है मैंने। तो कोपाली नहीं है इसके दाएं हाथ की सहायक नदी। देखो, दाया और बायां क्या होता है, नदी जब जहां से उद्गम होता है और जब वो अपने जहां पे डेल्टा बनाएगी या मुहाने की ओर जाएगी, तो नदी का दाया मतलब उसकी डायरेक्शन में आप उद्गम से लेके अगर मुहाने की, यहां से ओरिजिन है और इधर जाते इधर जाएगी वो डेल्टा में, तो ये ओरिजिन पॉइंट है और ये बनेगा उसका डेल्टा। अब इसका दाया बाया क्या होगा, तो आप ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होके उसके डेल्टा की ओर फेस कर ले, तो आपका जो राइट होगा नदी का राइट, आपका जो लेफ्ट होगा वो नदी का लेफ्ट होगा। तो ये यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र और जारी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। तो इस ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे यहां से उसके मुहाने की ओर, तो आपका दाया नदी का दाया और आपका बाया नदी का बाया। ये ध्यान रखना। क्यों बनाया क्वेश्चन, ये देखो, इंडिया टू बिल्ड मल्टीपर्पज रिजर्वोयर इन अरुणाचल टू ऑफसेट इंपैक्ट ऑफ चाइनाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो भारत क्या कर रहा है, एक मल्टीपर्पज जलाशय बनाना चाहता है, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र में, ताकि चीन का जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का जो उसका विचार है, उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए। तो इसी के कारण मैंने क्वेश्चन बनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ नाभिकीय ऊर्जा नागरिक समझौते को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है? इजराइल, संयुक्त सऊदी अरब अमीरात, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश के साथ 10 वर्षों के लिए और जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को बढ़ा दिया है? बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए, बोथ इंडिया एंड यूएस हैड कमिटेड टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन इनिशिएटिव एम्ड एट गिविंग इम्पेटस टू न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो भारत और अमेरिका ने 10 सालों के लिए, और देखो अमेरिका क्या करता है, भारत को नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति करता है। इंडिया का जो न्यूक्लियर, भाई बात क्या है, हम किसी हथियारों के लिए, इंडिया का कमिटमेंट है कि हम हथियारों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का या शत्रु देश पे हमला करने के लिए उसके रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी है हमारी। उसके साथ साथ हम ऊर्जा को उत्पादन करना चाहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को। तो रिएक्टर्स है हमारे यहाँ बहुत सारे, उसके जो ईंधन की आपूर्ति अमेरिका भी उसको करता है। तो ध्यान रखना, उसी के कारण कि 10 साल, आने वाले 10 सालों तक और अमेरिका वो सप्लाई करेगा, ये इनका आपस में समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही वन्नियार कम्युनिटी का संबंध किससे है? असम, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। क्यों चर्चा में आई थी ये वन्नियार कम्युनिटी और किस राज्य की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। देखते क्यों बनाए प्रश्न। ये देखिए, आज के ही द हिंदू की फर्स्ट पेज की खबर है कि जो
तमिलनाडु की जो बनियार कम्युनिटी है उन्होंने एक कोटा मतलब रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बनियार कम्युनिटी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जल युक्त शिविर स्कीम का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार? जल युक्त शिविर स्कीम किस राज्य से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। देखते हैं क्यों बनाए प्रश्न। ये देखो, आज के द हिंदू की खबर है, जल युक्त शिविर स्कीम स्टेट सेटअप पैनल टू पिक वर्क्स फॉर द प्रो। तो ये महाराष्ट्र को सूखे की चपेट से बाहर निकालने के लिए स्कीम की शुरुआत की गई थी, जल युक्त शिविर स्कीम। ये लिखिए, देखिए यहाँ पे 2014 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं बता देता हूं, आप अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर का ऑप्शन है। साल भर की फीस 49,500 है, 2 साल की 90,000 है। अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आइकॉनिक 1 ईयर से लेके 3 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है। 69,500, 1,07,000 और 1,41,000। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है स्टूडेंट्स, तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें तो नवीन1 रेफरल कोड यूज कीजिए। और जब भी आपको मेरी क्लासेस की अगर पीडीएफ चाहिए तो unacademy_नवीन तंवर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, मेरे आने वाली क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएगी। लर्निंग ऐप पे मेरी कौन सी क्लासेस आ रही है वो सारी अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आपको अब फिर से बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन और शायद हम लाइव सेशंस नहीं ले पाएंगे। आपको प्रीमियर क्लासेस ही देखनी होगी बच्चों। लेकिन मैंने शुरू से ही बोला है, आपके कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्लासेस सेशंस को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल।